ओके बच्चा पार्टी वी विल कंटिन्यूइंग विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज अपन कंस्ट्रेंड मोशन की बातें करेंगे, ठीक है। ओके, कंस्ट्रेंड मोशन दो जगहों पे मिलता है आपका, जहां पे स्ट्रिंग और रॉड है, ठीक है। वन इज बेसिकली स्ट्रिंग रॉड कंस्ट्रेंट और दूसरा है आपका वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब ये होता है, देखो इंक्लाइन प्लेन ये वाला, इसको अपन बोलते हैं वेज, ठीक है। और स्ट्रिंग रॉड कंस्ट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन हैपेंस व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस। तो एक मोशन जो है ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। जैसे समझो यहां पे देखो एक पुली है और यहाँ पे दो मासेस है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा उस तरफ पुली भाई साहब मूव करेगा, दिस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो भाई साहब हमने दो मासेस के बीच में एक रॉड रख दिया है, ऐसे रॉड रख दिया है, मतलब दे आर स्टिल कनेक्टेड विद स्ट्रिंग बट देयर इज अ रॉड बिटवीन देम। तो अब बताओ क्या ये मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? दिस इज अ मोशन दैट यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट, हियर ब्लॉक 2 विल मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखो यहाँ पे दो मासेस हैं, यहाँ पे एक पुली है, ब्लॉक 2 ऑब्वियसली किधर जाएगा भाई साहब? नीचे जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ब्लॉक 2 भाई साहब नीचे जा रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ब्लॉक 1 क्या होगा? वो आगे की तरफ जाएगा, इट विल मूव, ठीक है। ओके, block 2 will move down due to gravity as the string is continuous and connected to the two blocks over the pulley. The block 1 will have to slide on the surface. The string acts as a constraint on the block 1. ठीक है, तो मुझे बताओ ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ब्लॉक 1 का क्या पॉसिबल है? जी। अगर आप ऐसे चल रहे हो कि आपका एक्सेलरेशन जी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। आप अर्थ के बाहर चले जाओ, ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कुछ और है और इसका एक्सेलरेशन कुछ और है, ठीक है। सो द स्ट्रिंग एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट ऑन द ब्लॉक 1। ये भाई साहब ब्लॉक 1 पे एक कंस्ट्रेंट डाल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट होगा। द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आर एज फॉलोज, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स टॉट, दैट इज इट डज नॉट स्लैप। तो ये भाई साहब लुस्त पुस्त नहीं हो रहा, हमेशा टाइट रहेगा ये, ठीक है। ओके, नाउ वेज कंस्ट्रेंट कैसा होगा? देखो अभी देखो, हियर द ब्लॉक इज केप्ट एट एन इंक्लाइंड सरफेस ऑन अ वेज, इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है एज वन कंपोनेंट ऑफ द वेट, दैट इज mg cos 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा है, ये थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं mg, mg इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा। मतलब ये हो गया आपका mg sin थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा बोलो? अगर ये mg sin थीटा है सृष्टि कुमारी, ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, ठीक है, दिस विल बी mg cos थीटा। This type of constraint, okay, is known as the wedge constraint. Here, the contact between the surface of the wedge and the block can never be broken. ठीक है, ये भाई साहब नहीं टूटेगा. This is going to remain the same. Rod constraint. Here, the two blocks will move in a straight line. जिस पे भी आप force दे रहे हैं A या B पे, and the displacement will be the same. Same displacement होगा. ठीक है. This is because the end points of the rod are always located at the same distance. ये rod है भाई साहब. ठीक है. कोई string होता तो ऐसे ऐसे हो सकता था, लेकिन ये भाई साहब rod है. This type of constraint is known as rod constraint. ठीक है. Okay. Constraint relations. Okay. Consider the blocks A and B connected to a rod as a system. यहाँ पे इन blocks A और B के बीच में एक rod है, ठीक है. Okay. Let A and B be the points where the rod is connected to the blocks. अभी इस ब्लॉक पे पॉइंट A पे है और इस ब्लॉक पे पॉइंट B पे है, बीच में एक रॉड है, ठीक है. Let force F be applied on the system. इस पूरे सिस्टम पे आप एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है. ओके, since the rod is rigid, the displacement of the points will be equal. समझ में आ रहा है भाई साहब? रिजिड रॉड है, मतलब ये देखो, अगर समझ लो तुमने धागा बांधा होता तो कैसा ऐसा होता है ना? धागा कभी भाई साहब स्लैक हो रहा है, कभी टाइट हो रहा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे रॉड है, रॉड है मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है. ठीक है, ये भाई साहब रॉड लेकर चल रहा है ना दोनों को साथ में, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड ए विल बी इक्वल. तो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विल बी इक्वल. समझ में आ रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी एज वेल एज ऑफ द रॉड विल बी इक्वल, ठीक है. ओके, डिफरेंशिएटिंग, अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx by a dt will be equal to dx by dt, ठीक है, which will be what? Velocity of a will be equal to velocity of b.
क्या ये मामला समझ में आ रहा है? बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी विल बी द सेम, क्योंकि बीच में भाई साहब रॉड है। अगर स्ट्रिंग होता तो हो सकता था आप आगे वाला पीछे डूब ढाक ऐसा कर रहा वैसा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो रॉड है, रॉड कंस्टेंट है ये, ठीक है। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो dx by dt is equal to va और dxb by dt is equal to vb, तो va is equal to vb। डिफरेंशिएटिंग अगेन अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखो d dx a का स्क्वायर सॉरी d स्क्वायर x by dt का स्क्वायर विल बी इक्वल टू d स्क्वायर xb by dt का स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, dva by dt विल बी इक्वल टू dvb by dt। मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b। ये आपका बेसिकली है क्या, एक्सेलरेशन ही तो है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ a एंड एक्सेलरेशन ऑफ b, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, velocity of a is equal to velocity of b, and finally acceleration of a is equal to acceleration of b। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी अगर आपका दो बॉडीज के बीच में डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है तो बाकी दोनों भी सेम ही होंगे, ऑब्वियसली सेम होंगे। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, आपको रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ठीक है। अगर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम है, so in terms of a rod which is placed between two bodies, displacement x and a and xb are equal, so obviously velocity of a and velocity of b will be equal, and obviously acceleration of a and acceleration of b will also be equal। Are we getting the point people? हम समझ में आता है भाई साहब? ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड ए। अभी देखो यहाँ पे आपका एंड ए एट द इंस्टेंट व्हेन द रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप भाई साहब एक रॉड को यहाँ पे खींच रहे हैं, you are basically pulling it with a velocity vb, और ये भाई साहब a है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एंड a at the instant when the rod is making an angle theta with the horizontal। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट फटाफट। कोई बिगनर किधर है? घर में बस, हाँ घर में है ना वो, लेकिन अरे ओले 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 ओले। डन डन डन। देखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एट द इंस्टेंट। अभी भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ऐसा ये इस तरफ जा रहा तो ये इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। एट द इंस्टेंट द रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये रॉड भाई साहब कितना एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका वीबी है और ये वी ए है, तो कितना आपका होगा भाई साहब, दी फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ए एट द इंस्टेंट व्हेन द एंगल व्हेन द रॉड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। बताइए भाई साहब कैसे होगा? ओके, डिस्प्लेसमेंट पे आओ, देखो यहाँ पे आप इस फिगर को देख लो, ठीक है, ये आपका रॉड है, राइट, इसको आप बेसिकली खींच रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका बी है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। ये एंगल भाई साहब लेट्स से कोई भी है थीटा। अभी समझो, अभी आप इसको कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जरूर यहाँ पे रहा होगा, तो आप इसको डिस्प्लेस करते करते यहाँ तक लाए हो, समझ में आ रहा है? जब यहाँ पे रहा होगा तो ये रॉड का लेंथ कितना है, समझ लो यहाँ पे ऐसे रहा होगा, ये रॉड ऐसे रहा होगा, है ना। ये रॉड कितने का है भाई साहब, लेंथ एल का है। अभी आपने भाई साहब इसको खींच खींच कर यहाँ तक लाया है, ठीक है, तो ये एल हो गया। बताओ मेरे को यहाँ पे आप इसको कितना आगे ले चुके हो, यहाँ पे कितना एंगल आगे हुआ है, कितना? देखो 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 देखो, देखो समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पे देखो आपका ये वॉल है, ठीक है, पहले आपका रॉड ऐसा था, क्लियर है, ये आपका कितना है एल, ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 का पोजीशन है। अभी आप भाई साहब इसको खींच रहे हो, तो खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, तो ये यहां तक आ गया, लेट्स से
यहां तक आ गया है, और ये है भाई साहब आपका बी, ठीक है। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए का रिलेशनशिप मालूम हो जाए तो वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मुझे बताइए, लेट्स से एट टाइम टी पे, एट टाइम टी पे ये टाइम इज इक्वल टू टी है, इतना ये नीचे आया है, ठीक है। तो मुझे बताओ आपका यहाँ पे ए का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ए भाई साहब आकर पहुंचा ए डैश पे, और ये भाई साहब बी था, ठीक है, ये बी पहुंचा बी डैश पे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बी यहाँ पे था, ये बी डैश पे पहुंचा। तो आपका यहाँ पे मुझे बताइए बी बी डैश और ए डैश कैसे रिलेटेड है, ये बताइए मुझे, बी बी डैश और ए डैश कैसे रिलेटेड है। क्या क्या क्या, बी बी डैश, ओके। चलिए, तो आपका ये तो हो गया एल, है ना भाई साहब, दिस इज हाउ मच एल, है कि नहीं, ठीक है। ओके, मुझे बताइए बीबी डैश की वैल्यू कितनी हो गई। बीबी डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये बीबी डैश है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, बीबी डैश विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम साइन या ऐसे कर लो, दिस बीबी डैश अपॉन एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बीबी डैश अपॉन एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बीबी डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एल कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बीबी डैश इसी टाइम पे ए डैश का कितना हुआ रहेगा। देखो ए डैश कितना होगा भाई साहब, ये कितना था एल माइनस इतना पोर्शन कितना होगा। अरे भाई साहब ये एल है, दिस अगर समझ लो मैं यहाँ पे ए डैश बी डैश लेता हूँ, ठीक है, ए डैश और ये बी अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा, है कि नहीं। तो ए डैश बी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ध्यान से देखो ये वाला, ये ए से ए डैश पे आया, ए डैश बी मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ए डैश बी अपॉन एल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ए डैश बी कितना हो गया, एल साइन थीटा, ओके। अभी बताओ यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए डैश का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ए डैश का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए बी पूरा माइनस ए डैश बी, समझ में आ रहा है। ए बी कितना है आपका एल, और ए डैश बी आपने कितना निकाला, एल साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मतलब जितने टाइम पे आपका बी का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतने टाइम पे ए का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अब आप कर लीजिए भाई साहब, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ए डैश और ये हो गया आपका बीबी डैश, ए डैश हो या बीबी डैश हो, एक ही रॉड का पार्ट है। देखो ये वाला जो बीबी डैश का है, ये वाला भी तो इसी पार्ट से आ रहा है ना, ए डैश और बीबी डैश, ठीक है। तो एक ही टाइम पे अगर हम इसको करते हैं तो भाई साहब बताइए कितना हो जाएगा, बोलिए 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 जल्दी से बोलिए। तो बीबी डैश मतलब समझ में आ रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट बी एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अब आप कर लो भाई साहब। अभी अगर आप इसको ऐसे करो तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको रिलेटिवली करते हैं तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आया, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला एक्स स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो है कि नहीं। देखो इधर जा रहा है रॉड तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला रॉड भाई साहब इधर आ रहा है तो वाई में डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है एक्स जीरो और इसका कोऑर्डिनेट है भाई साहब जीरो वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ऐसा कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो, टू एल स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर बाई डी टी, डी एल स्क्वायर बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी टी, लिख सकते हैं बोलो। ये आपका भाई साहब कांस्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि एल स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, एल आपका कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स और वाई फ्लक्चुएट हो रहे हैं लेकिन रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, और किसी भी डिफरेंशिएशन किसी का भी करेंगे जिसका आपका ये कांस्टेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस टू वाई डी वाई बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो कर लो भाई साहब, इसको इधर कर लो, तो टू एक्स डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस टू वाई डी वाई बाई डी टी, जैसा आपको लिखना है भाई साहब, माइनस टू वाई डी वाई बाई डी टी। ये और ये सॉरी आपका टू और टू कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ए, है ना, डी एक्स बाई डी टी विल बी पॉइंट बी, सॉरी सॉरी पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी विल बी वी बी विच बी इक्वल टू आपका भाई साहब, ये y डिक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे आपका y
डी वाई बाई डी टी, मतलब आपका वी ए, ठीक है, माइनस इसमें आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब आपका वी ए वी बी, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, देखो दिस, अगर हम इसको पुट करते हैं वी ए, कितना है भाई साहब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, तो आपका भाई साहब डी वाई बाई डी टी, सो दिस विल बी वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी बी, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आपका देखो x इंटू वी ए आया है, और यहाँ पे कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना आया था भाई साहब आपका x, एक्स वी बी इज इक्वल टू वाई वी ए, है ना, माइनस में आया ये, ठीक है, माइनस किसी को किधर भी डाल सकते हैं। ओके, अभी आप कर लो भाई साहब यहाँ पे y बाई एक्स, और अपन इसको कर लेते हैं x बाई वाई वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ए, है कि नहीं। तो x बाई वाई बेसिकली है क्या, देखो y बाई एक्स है tan थीटा, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा वी बी इज इक्वल टू माइनस वी ए, या अपन लिख सकते हैं वी ए की वैल्यू माइनस cot थीटा वी बी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी cot थीटा, यहाँ पे माइनस का वैल्यू नहीं लिया हुआ है, ठीक है, दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका ये वी बी cot थीटा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। देखो इसको ऐसे देखो, यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऑफ ए है इस तरफ, इस वेलोसिटी का मैं इसमें कंपोनेंट निकालूं तो कितना होगा, देखो ये आपका 90, ये आपका थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये नीचे जा रहा है रॉड, ठीक है, तो ये वी ए से नीचे जा रहा है, इसका मैं इधर कंपोनेंट निकालूं तो कितना होगा वी ए, इससे लगकर क्या है 90 माइनस थीटा, तो वी ए कॉस 90 माइनस थीटा अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, वी ए sin थीटा, ठीक है। ओके, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया वी बी, ठीक है, ध्यान दो ये वाले दो क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये थीटा तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब थीटा, ठीक है, अगर ये थीटा है वी बी, तो इसका मैं इधर कंपोनेंट निकालूं तो कितना आ जाएगा वी बी cos थीटा, तो इसका मतलब ये वाला जो वेलोसिटी है वही तो उसको वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है, वी ए sin थीटा विल बी इक्वल टू वी बी cos थीटा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल टू cot थीटा वी बी cot थीटा, ठीक है। Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. If the separation between two points is constant, अगर भाई साहब आपके दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन जो है कांस्टेंट होता है, then their velocity and acceleration components must be equal along the lining joining them, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स ए और मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक्स ए और एक्स बी भाई साहब इक्वल है, तो ऑब्वियसली भाई साहब वी ए इज इक्वल टू वी बी, और एक्सेलेरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। ओके, what is the acceleration of b at an instant when the rod is making an angle of 37 degree with the horizontal, तो आपका acceleration भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, what will be the acceleration, तो when the rod is making an angle of, तो ये कितना एंगल बना रहा है भाई साहब 37 डिग्री का, हमें याद कीजिए भाई साहब 37 अगर ये हुआ तो ये तो डेफिनेटली 5 होगा, और ये वाला भाई साहब स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट स्मॉलर साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये वाला ऑब्वियसली होगा आपका 53, तो इसके अगेंस्ट में आपका बिगर साइड दैट इज 4, ठीक है, ये हो गया आपका 4, ठीक है। ओके, अभी हम भाई साहब वेलोसिटी की बात कर लें, ये वेलोसिटी है इस तरफ, तो वी ए, तो इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा वी ए cos 53, है कि नहीं, वी ए cos 53 होगा, तो वी ए cos 53 विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है देखो, दिस इज 37, ये आपका वी बी है, तो इसका कितना है 37, तो इस तरफ कितना होगा वी बी cos 37, ठीक है, तो वी बी cos 37, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, भाई देखो ये वी ए cos 53 इसकी तरफ, ये वी बी है, ये 37 है, ये 37 है, दूसरे लग के क्या हो जाएगा वी ए cos 37, तो वी ए cos 53 इज इक्वल टू वी बी cos 37, ठीक है। इसी को भाई साहब एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो, तो अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी ए बाई डी टी cos 53 बाहर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, विल बी इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी cos 37, ठीक है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 37 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, डी वी ए बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए, cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5, ठीक है, इसको भाई साहब कैंसिल कर दीजिए, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा
3/4 into acceleration of a, 3/4 into acceleration of a। और यहाँ पे भाई साहब व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? वो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ ए दिया हुआ है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो दिस विल बी ए ऑफ बी विल बी 3/4 into 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? सिंपल तरीके से कर लो इसको, इधर इसका कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर निकालो, ये इधर जा रहा है, इसका कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर निकालो, तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी इस लाइन में है वही तो आगे चलकर इसको वेलोसिटी दे रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका वी ए है, तो ये इसका अगर हम लग के निकालेंगे तो वी ए कॉस 53 होगा, और यहाँ पे भाई साहब वी बी है, इससे लगकर हम इसको निकालेंगे तो वी बी कॉस 37 होगा। वी ए कॉस 53 विल बी इक्वल टू वी बी कॉस 37, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अभी इसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो आ गया आपका। अभी इसी को हम अगर बोल रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देते हैं, तो cos 53 एक कांस्टेंट है और cos 37 एक कांस्टेंट है, इनको छोड़ दिया, dva by dt, ये हो गया dv by dt, ठीक है, तो ये हो गया 3/5 into a, और ये, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, वेज कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप। अभी देखो, अभी तक जो भी आपने देखा है ना, जैसे ये लुढ़क रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग लाइक दिस, ये फिक्स है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऐसे लुढ़कने से ये भी पीछे जाए? हो सकता है भाई साहब, ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो, ये आपका ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है, ये नीचे जा रहा है लेकिन ये पीछे जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, और इसको फोर्स लग रहा है ना, ठीक है। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पेन रख रहा हूं तो कुछ नहीं हो, लेकिन आप दो तीन लोग अगर इस पे बैठ जाओ ऐसे, तो हो सकता है ये पीछे की तरफ खिसक जाए, होगा ही, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एज द कॉन्टैक्ट कैन नेवर ब्रेक and the bodies are rigid, there is no relative motion along the perpendicular to the contact surface. Thus, when two rigid bodies are in contact, their velocity components, the perpendicular to the contact surface, are equal. Let the block have velocity v2 and the wedge is moving with velocity v1, okay, along the directions as shown in the figure. Along the normal, the component of v2 is v2 cos alpha and the component of v1 is v1 sin alpha, sin theta. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? व्हाट कैन वी से? देखो, ध्यान से देखो, लेट द ब्लॉक हैव वेलोसिटी v2, अभी आपका ब्लॉक जो है वो वेलोसिटी v2 इसमें मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, विद अ वेलोसिटी v2 इट इज मूविंग, ठीक है। लेट द ब्लॉक हैव वेलोसिटी v2, इसका भाई साहब वेलोसिटी v2 है, एंड द वेज इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v1 along the directions, ठीक है। ओके, along the normal the component of v2 is, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेट से अल्फा है, ठीक है, ये आपका अल्फा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा v2 cos अल्फा, और ये हो गया आपका v2 sin अल्फा, ठीक है, v2 cos अल्फा और v2 sin अल्फा, ठीक है। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा v1, इसका ऑब्वियसली इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बन रहे हैं ना ये, थीटा, तो ये हो गया आपका v1 cos थीटा और ये हो गया आपका v1 sin थीटा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, v2 cos थीटा, वो v2 cos अल्फा, v2 cos अल्फा इस तरफ है देखो, इज इक्वल टू v1 sin थीटा। ध्यान से देखो, v2 cos अल्फा इस तरफ है और ये हो गया v1 sin थीटा, ठीक है। दोनों का नॉर्मल देखो, इस तरफ कितना है v2 cos अल्फा और इस तरफ कितना है v1 sin थीटा, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ये नॉर्मल के साथ इसकी वेलोसिटी लेट से एंगल अल्फा बना रही है, तो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, v2 cos अल्फा और इसके अगेंस्ट में v2 sin अल्फा, ठीक है। तो अभी देखो, ये वाला जो वेलोसिटी है, इसको जो वेलोसिटी मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, इसके नीचे जाने की वजह से, तो v2 cos अल्फा भाई साहब इसके नॉर्मल पे डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और इसका भाई साहब इस तरफ कितना वेलोसिटी मिल रहा है, v1 sin थीटा, तो ये दीज टू वेलोसिटीज विल बी इक्वल, क्योंकि यही इसको वेलोसिटी दे रहा है, तो v2 cos अल्फा विल बी इक्वल टू v1 sin थीटा, ठीक है। ओके, a rod moves vertically downward on the surface of a wedge as shown, तो ये ऐसे लुढ़क रहा है भाई साहब, भाई साहब ऐसे लुढ़क रहा है, ठीक है। Find the relation between the velocity of the rod and that of the wedge at any instant. Wedge भाई साहब इस तरफ जा रहा है और रॉड इस तरफ जा रहा है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी।
डन डन डन। हो गया, डन डन डन। A rod moves vertically downwards on the surface of the wedge as shown in the figure. Find the relation between the velocity of the rod and the wedge at any instant. तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, दिस इज द रॉड, ये VA है, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रॉड पीछे की तरफ जा रहा है और ये भाई साहब नीचे की तरफ जा रहा है। आप किधर जा रहे हैं? ना एंगल है और ना डायरेक्शन है भाई साहब। ओके, ये हो गया VB, ठीक है। दिस इज लेट्स से, हमने अगर देखो यहाँ पे माना ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आप देखोगे ये ऐसे जा रहा है ना, और ये पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस इज मूविंग डाउनवर्ड्स बट दिस इज मूविंग लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर हमने मानना लेट्स से ये VA हो गया, ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल अगर हम बनाए जिसमें हमने इसको 90 डिग्री लिया हुआ, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा होगा। अभी इस पे आओ, देखो ये वाला 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। समझ में आ रहा है ये ट्राइंगल का, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आपने ये ट्राइंगल लिया हुआ है, पहले अपन ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये नॉर्मल है टू दिस वेज सरफेस, नॉर्मल टू द वेज सरफेस, तो ये वाला भाई साहब कितना एंगल बनाएगा 90 का, ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अभी इस ट्राइंगल पे आ जाओ भाई साहब, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा थीटा। समझ में आ रहा है ये, ओके। ये हो गया VA, इससे लगकर जो होगा तो वो क्या हो जाएगा VA cos थीटा, ठीक है। ये वेलोसिटी VA है, इससे लगकर जो वेलोसिटी होगी तो ये होगी VA cos थीटा, मतलब VA cos थीटा इस तरफ है, ठीक है, ओके। अभी हम इस पे आते हैं, देखो इसका एक वेलोसिटी इधर है BB, ठीक है। अगर भाई साहब यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, देखो ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है, अगर इसका ये वाला इसके पैरेलल अगर हम लेते हैं, देखो ये वाला वेलोसिटी और इसके पैरेलल अपन लेते हैं, तो ये वाला बताइए एंगल कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस एंगल। ध्यान से देखो, ये वाला अगर मैं पैरेलल ले चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो देखो देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल। अभी ध्यान से देखो, ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी आपकी, ये थीटा, ठीक है, ये वाला थीटा है। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब, ये दिस एंगल, यहाँ पे दिस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है देखो, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका पैरेलल है, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो ये हो गया कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। अगर ये 90 माइनस थीटा होता है बच्चा पार्टी, तो ये हो गया VB, ये VB, तो इससे लगकर ये वाला कितना हो जाएगा VB cos 90 माइनस थीटा, मतलब इसका पीछे जाने वाला जो वेलोसिटी है वो है VB cos 90 माइनस थीटा, और वो कहां से आ रहा है, इसके नीचे आने की वजह से, ये वाली वेलोसिटी भाई साहब इसको पुश दे रही है पीछे जाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VA cos थीटा विल बी इक्वल टू VB cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी होती है sin थीटा, ठीक है। तो VA cos थीटा इज इक्वल टू VB sin थीटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, VA की वैल्यू हो जाएगी VB, इसको इधर लाएंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा,
तो ये हो जाएगा आपका वी बी tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी ए, वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू tan थीटा, वी ए इज इक्वल टू वी बी tan थीटा, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, वी ए की वैल्यू हो जाएगी वी बी tan थीटा। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, एटवुड्स मशीन मैंने आपको देखो एक भेजा भी था। एटवुड मशीन मतलब ये होता है M2 M1, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। ये नीचे की तरफ, जो भी भारी होगा ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली एन एटवुड्स मशीन, अ डिवाइस इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली सच दैट इफ वन फॉल्स डाउन द अदर वन राइजेस इज नोन एज द एटवुड्स मशीन। तो एक भाई साहब अगर नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भाई साहब क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इन दिस सिस्टम द हेवियर ऑब्जेक्ट्स विल फॉल, तो समझ में आ रहा है भाई साहब? फ्रॉम इनएक्सटेंसिबिलिटी, ये तो भाई साहब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जितना नीचे जाएगा वो इतना ऊपर जाएगा। ये समझ लो भाई साहब, ये x2 नीचे गया तो ये x1 ऊपर जाएगा, लेकिन ये x2 और x1 दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जितने डिस्टेंस से ये नीचे जाएगा उतने डिस्टेंस से वो ऊपर जाएगा। सो इफ इट हैज बेसिकली गॉन डाउन बाय अ डिस्टेंस x2 and this string at any moment of time has gone up by a distance of x1, x1 and x2 will be equal। और अगर ये आपके डिस्प्लेसमेंट्स बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा। उनका नींद आ रही है बहुत जोर से, और आपका एक्सीलरेशन भी बराबर हो जाएगा, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपका x1 x2 के बराबर, v1 v2 के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली a1 और a2 भी भाई साहब बराबर। ओके ओके ओके, in the system shown in the figure block A is pulled towards the right with a speed of va। अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक A है और यहाँ पे ब्लॉक B है। ब्लॉक A जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और इस पे अपन एक वेलोसिटी से इसको खींच रहे हैं, इसको ब्लॉक A को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ओके, इन द सिस्टम ब्लॉक A is pulled towards the right at a speed of va। Find the velocity of v at the instant when the string makes an angle theta with the horizontal। जब ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तब भाई साहब ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको देखते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। एज ब्लॉक ए मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, ये भाई साहब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक बी विल मूव डाउन, भाई अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर रहा है ना, समझ में आ रहा है? ये अगर इधर मूव कर रहा है, ये वाला लेंथ कम होता जा रहा है ना, ये लेंथ है देखो, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये वाला लेंथ क्या होगा, कम होगा कि नहीं? तो ये जाएगा कहाँ, इधर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये है ना, ये लेंथ है, देखो ये लेंथ है। अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ इधर, ये छोड़ दो, ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है वो छोड़ दो, अगर मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ तो मुझे बताओ, समझ लो ये यहाँ पे आया, अभी ये वाला लेंथ इससे कम होगा कि नहीं? तो अगर कम होगा तो वो गया किधर, इधर जाएगा, तो ये मतलब ये नीचे आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इज इज अंडरस्टूड पीपल? ठीक है, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। हमने जो अभी पढ़ा कि x1 और x2 बराबर होता है, उसी पे बेस्ड है। अगर ये इधर खिसक रहा है, इसको भूल जाओ, कौन भारी कौन हल्का ये सब भूल जाओ, हम इसको इधर खिसका रहे हैं। ये अगर इधर खिसक रहा है बच्चा, वेलोसिटी v है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेंथ जो है तो रिड्यूस हो रहा है, और यही लेंथ इसमें आएगा, मतलब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, सो एज ब्लॉक ए मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, ब्लॉक बी विल मूव डाउन। तो ब्लॉक बी विल मूव डाउन। We know that for an inextensible string, velocity components of the end points are equal along the string. The velocity components along the end points will be equal. Thus, take the velocity components of the end points. तो velocity components हम end points का लेंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में किस टाइप का मोशन है, कंस्ट्रेंड मोशन है। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब तक स्ट्रिंग टाइट है तब तक दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, रॉड हो स्ट्रिंग हो, दो मासेस के बीच में जो भी रहेगा, अगर वो टाइट है, जब तक वो टाइट रहेगा तब तक कंस्ट्रेंड मोशन हो रहा है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगी। ठीक है, सो दस, तो यहाँ पे वी नो दैट फॉर एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग velocity components of the end points are equal, velocity components along the end points भाई साहब equal होंगे। along the length of the string the velocity component of block A, अभी भाई साहब इसके बारे में करें हम, ये VA है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो along the length of the string ये कितना हो गया, VA cos थीटा। ठीक है, ओके, इसमें भाई साहब VA cos थीटा, और भाई साहब इधर कितना है भाई साहब, VB है। तो मुझे बताओ इधर कितना है, इधर इस एंड पे कितना वेलोसिटी दिख रहा है आपको स्ट्रिंग के, VA cos थीटा, और इस एंड पे कितना दिख रहा है भाई साहब, VB। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, बिकॉज इट इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इट इज अ कंस्ट्रेन्ड मोशन, एंड इन अ कंस्ट्रेन्ड मोशन द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग और द रॉड will have equal displacement, equal velocities and equal accelerations as well। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब VB
will be equal to VA cos theta. क्या ये समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? ओके. In case of rod constraints, break each and every parameter of motion along the length of the rod. Length of the rod में लेकर आइए. For wedge constraints, identify the direction of normal. Normal का direction identify कीजिए. Draw the normal components of motion parameters along the normal line and equate them. तो आपने देखो इसमें भी देखो wedge constraint में क्या किया था. यहाँ पे wedge constraint है, normal में आपने ड्रॉ किया. नॉर्मल मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने नॉर्मल डाला है. इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने नॉर्मल डाला है. क्या ये समझ में आ रहा है? और इस पे आप बेसिकली वेलोसिटीज को निकाल रहे हैं. ठीक है. तो इस VA को आपने नॉर्मल में कैसे सॉल्व किया? VA cos थीटा में. और इसी को भाई साहब VB है तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा? VA cos 90 माइनस थीटा. ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं. तो वेज कंस्ट्रेंट्स में आप भाई साहब जो इंक्लाइंड प्लेन है उस पे नॉर्मल्स की वेलोसिटीज निकाल लीजिए. हम दोनों को इक्वेट कर दीजिए. अगर कोई आपका ऐसा सिचुएशन है जो नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आप नॉर्मल्स को निकाल लीजिए. ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज, ये सिर्फ टेक्निक्स है. इन केस ऑफ रॉड कंस्ट्रेंट्स, ब्रेक ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड. तो लेंथ ऑफ द रॉड में लेकर आइए. फॉर वेज कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. सो यहाँ पे नॉर्मल आपने कहां पे लिया? इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल. ठीक है. एंड इक्वेट देम. फॉर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, ब्रेक डाउन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मोशन पैरामीटर्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड इक्वेट देम. तो आपने भाई साहब इक्वेट द स्ट्रिंग. आपने क्या किया? ये देखो, अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी यहाँ पे VA cos थीटा, अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी यहाँ पे VB, इन दोनों को इक्वल कर दिया. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अलोंग द स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है. ओके. जैसे यहाँ पे देखो, अ रॉड moves vertically downwards on the surface of a wedge as shown in the figure. The moving velocity is 5 meter per second. ये भाई साहब नीचे की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. ओके. फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड द वेज एट एनी इंस्टेंट. VB उधर है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ये भाई साहब नीचे की तरफ. तो लेट्स से ये वाला भाई साहब आपका नीचे की तरफ. इस रॉड पे अपन ने एक परपेंडिकुलर डाल दिया. मुझे बताओ ये 60 है तो इस वाले ट्राइंगल में ये हो जाएगा 90 है ना. ये 90, ये आपका देखो ये वाला 90 है तो ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30. अभी इस ट्राइंगल पे आओ, ये 90 ये 30 तो ये वाला कितना हो गया? 60 है कि नहीं. तो ये वाला अगर VA आपका नीचे की तरफ है, VA वेलोसिटी, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट VA cos 60. क्या ये समझ में आ रहा है? VA cos 60. अभी हम इसमें आते हैं. देखो VB है भाई साहब, इसका हमने पैरेलल यहाँ पे ले लिया. मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला. देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो ये वाला कितना हो जाएगा? देखो ये दोनों क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं और ये वाले पैरेलल लाइंस है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे? ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा. मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 30. ठीक है. तो इसका भाई साहब ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? VB cos 30. क्या ये समझ में आ रहा है? तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? VA cos 60 इज इक्वल टू VB cos 30. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? VB. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड दैट ऑफ द वेज एट एनी इंस्टेंट. तो आप भाई साहब यहाँ पे VB cos 30 मतलब कितना होता है? √3/2 VA. ठीक है. इंटू cos 60 मतलब होता है 1/2. ये 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया. VA की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 5 मीटर पर सेकेंड. 5/√3. तो VB की वैल्यू कितनी हो गई? 5/√3 मीटर पर सेकेंड. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कोनो कंफ्यूजन भाजपा नहीं? कह रहे भाई साहब? बहुत बढ़िया. ओके. पुली रॉक सिस्टम भाई साहब, आपका पुली और ब्लॉक सिस्टम में अभी हम पढ़ेंगे कैसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं. तो हमने देखा भाई साहब क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे. ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर कोई ब्लॉक है किसी इंक्लाइन प्लेन पे, वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड पुली. ठीक है. टेंशन इन द स्ट्रिंग, पुली ब्लॉक सिस्टम, वेज ब्लॉक सिस्टम, ये सब अपन भाई साहब पढ़ेंगे. ओके. A force of 100 Newton is applied on a 6 kg block that is connected to a 2 kg block with a uniform rope of mass 2 kg. अभी देखो रोप का मास आ गया है. अभी तक आपका इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग आ रहा था, अभी रोप का मास आ गया है. ठीक है. तो 2 kg का मास है भाई साहब. ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टेंशन एट पॉइंट A, B and C respectively. B let's say mid point है. Given that the rope is 1 meter long, रोप का भाई साहब 1 मीटर का मास है एंड पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द रोप. अज्यूम द सरफेस टू बी स्मूथ. चलिए भाई साहब फटाफट करना है.
टोटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फटाफट से करना है वैसे। टोटल एक्सीलरेशन कैसे आया 10, टोटल मास कैसे है 6 2 4, 6 और 4 10 है ना। तो 10 केजी और डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 केजी, तो ये आ गया आपका कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। रोग का मास दिया ना अपन ने, रोग का मास इसलिए तो दिया हुआ है, अभी तक आपको नहीं दे रहे थे क्योंकि वो मान रहे थे कि मासलेस है, लेकिन रोग का मास दे दिया है इस बार। तुमने कभी बिल्डिंग में से लोगों को झूलते हुए काम करते देखा है, झूला लगाकर जो लोग काम करते हैं, साफ करते हो या वैसा कोई प्लास्टर वगैरह कर रहे हो, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो वहां पे जो रोप आप इस्तेमाल करते हो वो बहुत हैवी मास का होता है। इसलिए होता है वो, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप मास को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो पतला सा मास हो तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए भाई साहब वहां पे आपका मास कार्यक्रम लगता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम भाई साहब ये तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल है भाई साहब, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द थिंग्स वन बाय वन, ठीक है। ओके, तो अभी आपका ए बी और ये सी पॉइंट है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ कंसीडर द 2 केजी ब्लॉक एंड द रोप टुगेदर एज अ सिस्टम, ठीक है। तो आपका ये 2 केजी ब्लॉक है और ये रोप टुगेदर एज अ सिस्टम, ठीक है। तो बताइए भाई साहब टेंशन एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा। फॉर दिस सिस्टम द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज द टेंशन एट पॉइंट सी। भाई साहब देखो जो पॉइंट सी में जो टेंशन है, ठीक है, पॉइंट सी पे जो टेंशन है, आपने इसको लिया हुआ है, देखो इसको, इसको एक सिस्टम माना है, ठीक है, इसको एक सिस्टम माना है। तो इस सिस्टम में जो पॉइंट सी पे टेंशन होगा वही फोर्स होगा जो सिस्टम पे काम कर रहा है। तोड़ रहे हैं हम सिस्टम को, हमने इस सिस्टम को तोड़ लिया है। 2 और ये भाई साहब 2 केजी का रोप, इस पॉइंट सी पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा, दैट इज रोप एंड द मास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं भाई साहब, फॉर दिस सिस्टम द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज द टेंशन एट पॉइंट सी अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए, ठीक है। ओके, मास ऑफ द सिस्टम मतलब क्या हो गया, एम ऑफ वन, और मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, एम ऑफ वन प्लस एम ऑफ ए सी इंटू टू, ठीक है। बताइए मास ऑफ वन कितना है, व्हाट इज मास ऑफ वन, क्यों, ब्लॉक का मास है 2 केजी। ओके चलिए भाई साहब एम ऑफ ए सी, रस्सी का मास 2 केजी इंटू ए टीसी के बराबर होगा। एक्सीलेशन तो आपने निकाला हुआ है 10, 2 प्लस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है आपको, टीसी इज 40 न्यूटन। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट सी, ठीक है। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ कंसीडरिंग द 2 केजी ब्लॉक, अभी हमने भाई साहब इसको छोटा कर दिया, अभी हम बी पे आ रहे हैं, ठीक है। बी पे आ रहे हैं तो भाई साहब अभी क्या होगा बोलो, टी बी विल बी इक्वल टू, बताइए, इसी तरह से टी बी विल बी इक्वल टू एम वन मतलब ये प्लस एम ए बी इंटू ए, है कि नहीं, इंटू ए। एम वन की वैल्यू कितनी, 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई देखो 1 मीटर था और इसका कितना था 2 केजी, तो भाई साहब आधा मीटर ले रहे हैं अभी हम, तो कितना हो जाएगा 1 केजी, है कि नहीं, एम ए बी का वैल्यू। तो 1 इंटू ए की वैल्यू आपने 10 निकाल रखी है, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 10, दैट विल बी हाउ मच 30 न्यूटन। तो आपने टी बी की वैल्यू कितनी निकाली भाई साहब 30 न्यूटन, और उधर टी सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, टी सी की वैल्यू निकाली थी आपने 40 न्यूटन। तो इस रस्सी पे इस पॉइंट पे कितना न्यूटन लग रहा है 40, और इस पे कितना लग रहा है भाई साहब 30, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज एक्टिंग। नाउ कंसिडर द 2 केजी ब्लॉक, अभी हम भाई साहब टिप 2 केजी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी ए, ये टी ए भाई साहब क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, है ना भाई साहब, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन, तो टेंशन एट ए विल बी 20 न्यूटन, बस ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो आपका टेंशन एट ए इज 20 न्यूटन, टेंशन एट बी एज कैलकुलेटेड इज 30 न्यूटन, एंड फाइनली टेंशन एट सी इज 40 न्यूटन। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज को यूज किया है, वो रस्सी का मास, और रस्सी के मास को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 1-1 केजी का, क्लियर है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हो गया डन। ओके, फॉर द गिवन सिस्टम इवैल्यूएट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 6 kg है, आपको यहाँ पे टेंशन को डिटरमिन करना है। मैंने आपसे बोला था कि जब तक आपका स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। ओके, तो इधर इस मास पे देखो टेंशन टी है, इधर क्या है भाई साहब टेंशन टी है, और इधर कितना फोर्स लग रहा है 6g, ठीक है। इस मास को अगर हम देखते हैं भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इधर आपका एक्सेलरेशन लेट से a मान लिया अपन ने, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F माइनस टी, इसका बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4a। मामला चल रहा है भाई साहब, ठीक है। F दैट इज 100 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू 4a, सिंपल एफबीडी डायग्राम के हिसाब से। तो F हो गया आपका 100 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ए की वैल्यू नहीं मालूम, टी की वैल्यू भी नहीं मालूम, दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो कम से कम आपको दो इक्वेशंस लगेंगे। दूसरा इक्वेशन बनेगा भाई साहब इससे, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर जा रहा होगा अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो। देखो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऊपर क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल इट गो अप। हाय श्रुति गौरी, हाय श्रुति, यस मैडम। तो ऊपर ही क्यों जा रहा होगा वो, तुम उसमें फोर्स कितने का लगा रही हो, कितने का 100 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो, और इधर 6 kg पे कितना फोर्स का लग रहा है जी, अरे बोलो, अरे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है उसका, हाँ तो बोलो mg क्या होगा, 6 इंटू जी, अरे भाई साहब बोल ही डालो, 6 इंटू 10 60 न्यूटन। तो कौन ज्यादा हुआ 100 या 60, 100। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा सिस्टम, क्या ये समझ में आ रहा है। यू हैव टू लॉजिकली थिंक अबाउट इट, ये इतने नीचे भी मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो ये सिस्टम नीचे जाता था, क्योंकि इधर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अगर समझ लो कभी आपका, आपने मतलब गलत अज्यूम किया तो भी आपका आंसर बराबर आ जाएगा, माइनस में दिखाएगा, इसका मतलब आपने गलत अज्यूम किया था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर जज नहीं कर पा रहे हैं कि किधर मूव कर रहा है, आप इक्वेशन बनाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब आपने अजम्पशन जो किया था एक्सेलेरेशन का इस तरफ, वो नहीं होगा, एक्सेलेरेशन इस तरफ, बस इतना ही है, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या ये समझ में आ रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोप्रिएटली। अगर फ्री बॉडी डायग्राम के तरीके से आप चल रहे हैं, कैसा भी हो, गलत सही कुछ भी हो, आपको नहीं मालूम है किधर मोशन हो रहा है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, आपने मान लिया है कि एक्सीलरेशन भाई साहब इस तरफ हो रहा है, आप मान लो इधर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मानते हैं 100 माइनस टी, तो इधर आ रहा है -4 हो गया, इधर कितना हो जाएगा बोलो, इधर t माइनस 6g इज इक्वल टू 6a लिख सकते हैं, बोलो ठीक है। तो अभी अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t माइनस 60, 6g मतलब 60 हो गया, 6a। तो अपन भाई साहब माइनस करें तो ये कैंसिल हो गया, t 100 माइनस 60 तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका पॉजिटिव आ गया ना। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैंने उल्टा माना होता, समझ लो मैं मान रहा हूं कि पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, ठीक है, लेट्स से अभी यहाँ पे मैंने माना है कि ए इस तरफ है, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, मैंने देखा ये 100 न्यूटन का है भाई साहब, ये 60 न्यूटन का है, तो ऑब्वियसली इधर जाएगा। अगर समझ लो ये कैलकुलेशन बिना किए मैं सवाल पे झपट पड़ता और मैंने मान लिया होता कि ए ऐसे नीचे जा रहा है। चलिए अभी हम करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और ऊपर कितना हो जाता था, t माइनस 100 न्यूटन इज इक्वल टू 4a, ठीक है। यहाँ पे 6g मतलब 60 न्यूटन हो गया, ये 60 न्यूटन, ठीक है। ऐड कर दो फिर से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस 100, ये कितना हो गया बोलो, -40 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10a। a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब तुम्हारा मानना कि ये नीचे जा रहा था ये गलत है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ऊपर जा रहा है, +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं, आपका एफबीडी सही होना चाहिए, आपका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से जो इक्वेशंस आप लिख रहे हो वो सही होने चाहिए। नहीं मालूम ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका आंसर आपको बता देगा कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इवैल्यूएट द टेंशन, आपको अभी टेंशन निकालना है, तो टेंशन किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू F माइनस 4a, है कि नहीं, F माइनस 4a दैट इज 100 न्यूटन माइनस 4 इंटू आपने कितना निकाला भाई साहब 4, that will be the tension, ठीक है। 100 न्यूटन माइनस 16 न्यूटन इज इक्वल टू टेंशन दैट इज 84 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व, ठीक है, क्लियर।
ओके ओके ओके, अरे भाई साहब ओके ओके ओके, 84 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? हम चलिए भाई साहब इसको करना है। फॉर द गिवन सिस्टम इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन। अभी एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको बोला जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक टेंशन सेम रहेगा। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं तो टेंशन सेम नहीं रहेगा। यहां से यहां तक का भाई साहब एक स्ट्रिंग है और यहां से यहां तक का दूसरा स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इधर लेट से अगर हमने T1 मान लिया, इधर T1 मान लिया, चलो ये बनता है, ठीक है, लेकिन इधर भाई साहब आपको T2 मानना पड़ेगा, इधर आपको T2 मानना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसको तो अभी भाई साहब किस तरफ मोशन होगा? एनी गेस वर्क? श्रुति किधर मोशन होगा? देख रहे हैं भाई साहब, ये लोग को कहा क्या करूं मैं, फरमाइए नीचे क्यों, क्या ज्यादा वेट है? 2 और 4 6 इंटू 10 दैट इज 60, और उधर कितना है भाई साहब? उधर 3 ही है ना, इसलिए नीचे जाएगा। चलिए भाई साहब करते हैं इसको, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से बनाइए, सवाल हल हो जाएगा। देखो, सिस्टम को तुम अभी भी मान सकते हो कॉमन एक्सेलरेशन चल रहा है, टेंशन अलग अलग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इसका एक्सेलरेशन कुछ और, इसका एक्सेलरेशन कुछ और, ये तो सेम रहेगा ना भाई साहब? ठीक है, क्योंकि तीनों भी बॉडीज आपके कनेक्टेड हैं और तीनों भी, दोनों भी स्ट्रिंग में आपका टाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम मान सकते हैं नीचे की तरफ ए है, लेट्स से। ठीक है, 4 kg मास पे आओ भाई साहब, 4 kg मास पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया आपका 4g, लेट्स से इधर है आपका T2 और इधर है आपका एक्सेलरेशन कितना ए। कर लो किसका पल्ला भारी, इसका, तो 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके चलिए अभी इस पे आते हैं भाई साहब 2 kg पे। ये तो इसका मतलब आपके कितने अननोन क्वांटिटीज हैं? T1 T2 एंड a। सो आइडियली यू वुड नीड 3 इक्वेशंस। अगर आपके 3 इक्वेशंस आप नहीं बना पा रहे हो तो सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके चलिए ये हो गया आपका पहला इक्वेशन भाई साहब। अब इसको 4g मतलब हो गया 40, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके इधर कितना है भाई साहब आपका 2g, ये हो गया आपका 2, तो आपका भाई साहब इधर हो गया कितना T2, इधर हो गया कितना भाई साहब आपका T1। ठीक है, ये और कितना होगा इधर 2g, है कि नहीं? 2g से ये खींच रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जिसका जो वेट बनता है वही लगाएंगे आप। तो यहाँ पे 2g है, इसका इसके ऊपर 2g का फोर्स, उधर T2 का फोर्स, उधर T1 का फोर्स, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो भाई साहब T2 प्लस 2g, T2 प्लस 2g माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। लिख सकते हैं भाई साहब? लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया आपका T2 प्लस 2g मतलब 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब? ओके अभी हम आते हैं भाई साहब पहले वाले पे, सिंपल। तो पहले वाले का कितना है, देखो 3 kg है यहाँ पे, 3 kg स्मूथ टेबल है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, तो ये हो गया T1 और यही भाई साहब आपका 3a कॉस करेगा भाई साहब। तो अपन क्या लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, T1 की वैल्यू भाई साहब कितने के बराबर, 3a के बराबर। ओके अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो T1 की वैल्यू आई है ना भाई साहब, ठीक है, कुछ भी नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे आपको a की वैल्यू नहीं मालूम है और ना ही T1 की वैल्यू मालूम है, लेकिन किसी दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करके आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू देखो, पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ T1 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपका भाई साहब T1 यहाँ पे हो गया T2 प्लस 20 माइनस T1, T1 मतलब हो गया आपका 3a इज इक्वल टू 2a, तो T2 प्लस 20 इज इक्वल टू 5a। क्लियर है भाई साहब? ओके और यहाँ पे कितना है 40 माइनस T2, इन दोनों, अभी ये समझ लो आप, इसको डाल दो भाई साहब इक्वेशन नंबर 4 और ये वाला 40 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है 4a, ये इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब। ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया आपका 9a, तो a की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 60/9, तो 3 3 9 3 20 तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने बोला है, टेंशन की वैल्यू बोली है
तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू नहीं बोली, इसको भाई साहब पॉइंट में नहीं निकालना है, हमको टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो T1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, पहले वाले स्ट्रिंग की वैल्यू T1 की वैल्यू हो जाएगी 3a, दैट विल बी 3 इंटू 20/3। 30 कहां से, तो ये 3 कैंसिल हो गया भाई साहब, 3a, तो ये हो गया आपका 3 इंटू 20/3, तो ये हो गया आपका 20 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है उसमें आपका कितना का वैल्यू हो जाएगा, 20 न्यूटन का। T2 की वैल्यू, ठीक है, तो 40 माइनस 4a इज इक्वल टू T2, तो ये हो गया 40 माइनस 4 इंटू a, दैट इज 20/3 इज इक्वल टू T2, तो ये हो गया भाई साहब 40 माइनस 80/3 इज इक्वल टू T2, 4 3 जा 120 माइनस 80/3 इज इक्वल टू T2, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 40/3 इज इक्वल टू T2 न्यूटन। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अच्छा एक्सेलरेशन भी निकाला है, क्या क्या पूछा है भाई साहब, फॉर द गिवन सिस्टम इवैल्यूएट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया 20/3, तो इनमें से दोनों में से कोई एक राइट होगा, ये तो भाई साहब कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका, एक का आ गया 20 न्यूटन और दूसरे का आ गया भाई साहब 40/3, ये भाई साहब ये कहाँ है, ये वाला ना, हाँ 20/3, 40/3 और एक का आ गया आपका 20 न्यूटन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है शर्मा जी, क्लियर है कि नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया, पेपर गिर गया तेरा, पेपर गिर गया। ठीक है, 40/3 न्यूटन, ओके ओके ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो। चलिए भाई साहब इसको करना है, for the given system arrive an expression for the following, tension in each of the strings that connects the blocks separately। ध्यान दो यहाँ पे, आपका ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग नहीं है, ये M2 से लेकर M3 एक स्ट्रिंग है और M3 से लेकर M1 एक स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि T1 और T2 है। ठीक है, the moment there is a disconnect between the strings you will have to assume different tensions applicable। okay, tension in each end of the string that connects the block separately and acceleration of the system assuming that M1 is greater than M2 and the surface to be smooth। तो M1 अगर M2 से ग्रेटर है तो उधर जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए फटाक से एकदम हलवा सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी, टेंशन को निकालना है इसमें। डन 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 डन, ओके, यहाँ पे देखो आपका M2G है, M2G
यहाँ पे आपका M1G, ये हो गया आपका T1, लेट्स से ये हो गया आपका भाई साहब T2। तो इस पूरे स्ट्रिंग में भाई साहब आपका T2 है, समझ में आ रहा है? ये पूरे स्ट्रिंग में भाई साहब आपका T1 है, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर, फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो पहला इक्वेशन कहाँ बन जाएगा रे भाई साहब? अरे यहाँ पे M1 भाई साहब इधर है, तो हमने क्या मान लिया है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। तो ये भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से कॉमन एक्सीलरेशन A है, एक्सीलरेशन आपका कॉमन होगा, ठीक है? ये आपका M1 इज ग्रेटर देन M2, तो लेट्स से दिस इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन A, ठीक है? तो आपका भाई साहब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन A, यहाँ पे M1G, और इधर कितना है भाई साहब T2। तो अपन क्या लिखेंगे? T2 माइनस, अरे बोलो ना बोलो, M1G इज इक्वल टू M1A। ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन, समझ में आता है? ओके, हाँ, अरे M2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ठीक है? ये M2, मैं M2 का लिख रहा हूँ, T2 माइनस M2G। ओके, इधर भाई साहब बोलिए M3 का क्या करेंगे? तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपका M3 है, इसको इधर से खींचा जा रहा है T1 से, और इधर से खींचा जा रहा है T2 से। ये भाई साहब इधर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, सो ऑब्वियसली T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 है, ठीक है? अब इसमें आते हैं भाई साहब, इसमें कितना हो जाएगा बोलो? M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ई हो गया भाई साहब थर्ड इक्वेशन। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे सब इक्वेशंस को ऐड कर दें, 1 2 और 3 को, 1 2 और 3 को ऐड करो, देखो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ पे M1G इधर बचा, ठीक है, और M2G इधर बचा। M1G माइनस M2G इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3A। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन विल बी M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ए, ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन। अभी आप यहाँ पे टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे आपका T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T1 हो गया कितना आपका? M1G, M1G, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया आपका माइनस M1A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको इधर ले आओ, T1 को इधर फेंको, तो M1G माइनस M1A, M1 इंटू G माइनस A, है कि नहीं भाई साहब? कर लो भाई साहब, यहाँ पे M1 इंटू यहाँ पे G माइनस M1 माइनस M2 इंटू G, ठीक है, इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, इन दोनों में से G को कॉमन निकालो, ठीक है? तो ये हो गया M1G इधर आ गया भाई साहब। अभी क्या बचा आपका? 1 माइनस M1 माइनस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है? यहाँ पे बचा आपका M1G, ये कितना हो जाएगा बोलो? M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M1, और ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस M2, ठीक है? M1 माइनस M1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया बोलो? M1G इंटू इधर आ गया आपका M2 प्लस M2, तो ये कितना हो गया? 2M2, और ये हो गया आपका M3 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो गया आपका भाई साहब टेंशन T1। समझ में आतम कि नहीं आतम भाई साहब? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया भाई साहब आपका T1 का वैल्यू। अभी आपको T2 की वैल्यू निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूटम कर दीजिए भाई साहब। T2 की वैल्यू, ये M2A प्लस M2G, ठीक है? T2 की वैल्यू हो जाएगी M2A प्लस M2G, दैट विल बी M2 इंटू A प्लस G। तो आपका भाई साहब यहाँ पे M2 इंटू A की वैल्यू कितनी निकाली आपने? G माइनस M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन, नहीं नहीं, M1 माइनस, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी निकाली है? M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये जो हमने निकाला हुआ है इसका वैल्यू डालेंगे, ये हो गया A प्लस G प्लस G, ठीक है? तो G को अपन ने कॉमन निकाल लिया,
तो g को अपन ने कॉमन निकाला, m2g इधर आ गया, तो यहाँ पे हो गया आपका m1 माइनस m2 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन भाई साहब कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस m2 और ये माइनस m2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे m1 प्लस m1 तो ये हो गया आपका 2m1 प्लस m3, 2m1 प्लस m3 इंटू यहाँ पे कितना है m2g अपॉन यहाँ पे आ गया आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ t2, ठीक है। क्लियर है, दीज आर द टू। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आपका ये आया, देखो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत है बढ़िया। क्या हो गया रे, t2 की वैल्यू m3 इंटू जी प्लस, अच्छा यहाँ पे एक्सीलरेशन, देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली यहाँ पे m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे एक उन्होंने तोड़ा नहीं है, मैंने तोड़कर आपको निकाल कर दिया है, g माइनस है और यहाँ पे g प्लस है, मतलब इस वैल्यू को अगर आप लगाओगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। बाकी आपका जो a का वैल्यू है दैट इज द सेम, ठीक है, a का वैल्यू इज m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, नो डाउट नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके ओके, फॉर द गिवन सिस्टम evaluate the magnitude of tension in the string, assume the surfaces to be smooth and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी। हाय हाउ आर यू, ठीक ठाक, मैथ्स है आपको नहीं है ना, तो घर पहुंचेंगी ना, यहाँ पे अभी ढूस हो गई, वहां पे 1 घंटा और 1.5 घंटा और है ना। अच्छा घर तो बाजू में ही है, धक्के मार के निकाल देंगे तो ही पहुंच जाएंगे। चलिए फटाफट क्यों करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी। अपनी क्यूरियोसिटी को साइंस में बढ़ाइए, ऐसे सवाल इंटरेस्टिंग है, इसमें इंटरेस्ट लाइए, जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक आपका स्ट्रगल चलता रहेगा। कुछ भी आपका न्यूटन के 10 लॉज पढ़ लो तो भी आप सवाल नहीं सॉल्व कर, ठीक है। ये न्यूटन के लॉज पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है। अभी आप जिस युग में जी रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है, और आप जिस भी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं उसका एप्लीकेबिलिटी कितना है, आप उसको अप्लाई किस तरह से कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे। Nobody is going to ask you what is Newton's third law of motion. They're going to give you problems like this. चाहे बोर्ड लेवल हो चाहे भाई साहब आपका कंपटीशन लेवल, तो जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही तो साइंस इंटरेस्टिंग होगा, वरना एक बहुत बोरिंग सी जर्नी होगी, आप इसको धक्का मार के कहां तक लेकर जाएंगे भाई। फाइंड द गिवन सिस्टम, इवैल्यूएट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये समझ लो एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, लेट्स से एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। इस पे भाई साहब लेट्स से टेंशन एप्लीकेबल है, टेंशन तो पूरे उसमें भाई साहब टी ही रहेगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, टेंशन पूरे उसमें टी ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, मुझे बताओ जब ये एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है तो ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, हाँ एक्स, एक्स डिस्टेंस, नहीं नहीं माइनस एक्स छोड़ो, मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो उतना ही आगे जाएगा वो, उतना ही आगे जाएगा। अरे हाँ हाँ चलो पीछे जाएगा, आगे पीछे मतलब उतना कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ऐसे सोचो, ये भाई साहब अगर नीचे एक्स डिस्टेंस से आया तो ये भाई साहब कितना इधर पीछे जाएगा, एक्स सेम पीछे जाएगा। ओके चलिए, फॉर द गिवन सिस्टम इवैल्यूएट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, अज्यूम द सरफेसेस टू बी स्मूथ, ठीक है। तो अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, इस 2 kg मास पे टेंशन टी, और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ भाई साहब, इस तरफ, ठीक है। तो ये टी इज इक्वल टू 2a,
कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये इधर जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, आपके आंसर में वो पता चल जाएगा। टी इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ओके ओके ओके। अरे भाई साहब ओके बोला ना, ठीक है, तो अभी अब इसमें कितना आएगा बोलो, इसमें नीचे की तरफ a है, तो बोलो ना, बोलो 3g माइनस 2 इज इक्वल टू 3a, ये हो गया आपका 2, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर लो भाई साहब, तो 3g इज इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3g/5, ठीक है, 3 इंटू 10/5, 5 टू जा 10, तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फॉर द गिवन सिस्टम इवैल्यूएट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी यहाँ पे, टेंशन इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू 6, तो दैट विल बी 2 kg इंटू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 12 न्यूटन, टेंशन की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 न्यूटन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, 12 न्यूटन क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए भाई साहब यहाँ पे इसकी तरफ इधर नीचे कितना फोर्स होगा, m1 g sin थीटा, ये भाई साहब कितना हो जाएगा t, ये भाई साहब कितना हो जाएगा t, ठीक है। तो लेट्स से हमने मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, या ये भी नीचे सकता है, ठीक है, कोई भी नीचे जा सकता है, तो अगर हमने मान लिया भाई साहब यहाँ पे m1 g sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ये एक्सेलरेशन हो गया। दूसरी तरफ भाई साहब क्या है, ठीक है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, इन दोनों को भाई साहब ऐड कर लो, ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया t कैंसिल हो गया, m1g sin थीटा माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, तो a की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब g को हमने क्या निकाला, m1 sin थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, a की वैल्यू हो गई भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू m1a, तो यहाँ पे भाई साहब टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू m1g sin थीटा, m1g sin थीटा माइनस m1a, तो आपका यहाँ पे हो गया m1, ये हो गया g sin थीटा माइनस a, तो ये हो गया आपका वैल्यू भाई साहब टेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पकड़ लो, यहाँ पे m1 g sin थीटा माइनस a, दैट इज m1 sin थीटा माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, g sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू t। अब कर लो भाई साहब इसको जो भी सॉल्व करना है, ठीक है, ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो भाई ए पे कहानी खत्म कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली में ए के वैल्यू कितना आ जाएगा, m1g sin थीटा माइनस m2g, ठीक है, m1g sin थीटा, ये g को हमने बाहर निकाला है, m1 sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 आया है, ठीक है, वही सेम चीज आई है यहाँ पे, m1g sin थीटा माइनस m2g, g को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे g प्लस a कर दिया है, तो वो a को अगर आप प्लस करोगे तो आपका बड़ा लंबा आंसर है, ठीक है। ओके पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर टुडे।